जैसे कि आपको मालूम है पिछले महीने भी हम आए थे, तारीख लगी थी, इस महीने फिर तारीख लगी, और ये तारीखों का सिलसिला मुझे खदशा है कि यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अपोजिंग काउंसिल हैं वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई किसी किस्म का फैसला आए, क्योंकि उनके हक में है कि बात लंबी लटकी रहे, क्योंकि जितनी देर फैसला नहीं होता उतनी देर उनकी सीट बरकरार रहेगी। वो भी जानते हैं और ये इस बात का एतराफ़ है कि वो जानते हैं ये इलेक्शन वो नहीं जीते। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फ़र्क है उसके एवज वो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है जस्टिस डोगर से कि वो इन मामलात को जल्द अज जल्द देखेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिस कानून के तहत चल रहे हैं उसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था कि जल्द अज जल्द फैसले होंगे। 180 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन पिटिशंस का फैसला दिया जाएगा। इस वक्त आप सब जानते हैं फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2024 और इस वक्त हम जनवरी 2025 में हैं, तो महीने में साल गुजर जाएगा और इलेक्शन पिटिशंस के मिट्टी खाते हुए 10 महीने गुजर जाएंगे। अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 27% जो ट्राइब्यूनल पिटिशंस हैं उनमें फैसले हुए हैं, और वो अक्सर पिटिशंस जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वहां पर फैसले हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो पंजाब में फाइल की गई थीं, और अभी भी पंजाब में हम क्या देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के जो मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कैसे बढ़ेंगे। आपकी सीएम साहिबा खुद एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हैं, ना सिर्फ उनकी पार्टी का मैंडेट जाली है, उनकी अपनी सीट जाली है, वो भी फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी सीट है, और वो फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी इस वक्त आपकी चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर होने के एक फ्रॉड चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो जरूर धमकियां और तड़ियां दिया करती हैं दूसरी सियासी जमातों को। कल उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि उनके पास जानवरों का इलाज मौजूद है, उम्मीद है कि उनके पास प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी मौजूद होगा, क्योंकि शायद अनकरीब उसकी जरूरत पड़ जाए, मगर जानवरों का इलाज मौजूद है और सियासी जमातों का भी इलाज मौजूद है। जिसको वो इलाज कहती हैं उसको हम फरेब, फ्रॉड, फस्तायत, कानून का गला घोंटना कहते हैं। मगर इस मुल्क में सिर्फ एक इलाज की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा, और वो है इंसाफ। जिस दिन हम पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, चाहे वो मैंडेट का इंसाफ हो, चाहे वो अदालतों से जिन बेगुनाह लोगों को कैद में रखा गया है उसका इंसाफ हो। आपके सामने है कोट लखपत में 5 सियासी कैदी जो हमारी जमात के लीडरान हैं, और लातादाद वर्कर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। उनकी बेलों पर सुनवाई नहीं होती है, उनकी ट्रायल्स जेल के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं। अगर तो वो ट्रायल्स खुली अदालतों में आ जाएं और अगर मेरिट पे फैसले हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और एक एक लीडर बशमूल इमरान खान साहब के वो एक दिन में बाहर होंगे। आपने देखा अल-कादर ट्रस्ट केस में किस तरह डिलेज हुए, आपने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में किस तरह नैब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब कवानीन में बदली की गई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होती। वो बदली हुई ही इसलिए थी कि इमरान खान को किसी तरह उस कानून के नीचे लाया जाए और किसी तरह उनके खिलाफ एक केस बनाया जाए। वो केस भी झूठा, बाकी केसेस भी झूठे, अल-कादर ट्रस्ट केस भी झूठा, इद्दत केस सिर्फ झूठा नहीं, एक बहुत ही उसके लिए सिर्फ 15 एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना एक शर्मनाक केस था। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम थे और कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंसाफ होते नजर आएगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए PB 45 में, वहां पर फिर वही रिगिंग के एलिगेशंस, फिर वही फ्रॉड, फिर वही लोगों को रोका गया दफ्तर में जाने से, फिर वही मोबाइल सर्विसेज बंद।
یہ سب سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم ان ٹرائیبیونلز کے ذریعے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کرتے. جب ایک دفعہ آپ سسٹم کو درست کریں گے، جب آپ اس میں انصاف لے کر آئیں گے تو آپ کے آنے والے ہر الیکشن شفاف ہوں گے. مگر یہ غیر شفافیت اور الیکشنز کا فریب اس وقت پاکستان میں معمول بنتا جا رہا ہے، اور اگر ایسے ہوا تو آنے والا ہر الیکشن متنازع ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ متنازع ہوگا. تو اس سے استحکام نہیں آئے گا. اگر ہم ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اگر ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک میں انصاف کا نظام لانا ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. NA 151 میں پورا ملتان جانتا ہے کہ ووٹوں کا فریب ہوا. 16,555 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. ماضی میں کبھی بھی اس حلقے میں 4,000 سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوا. میرے دونوں MPs کے اگر آپ ریجیکٹڈ ووٹس ملائیں تو وہ بھی 4,000 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو کیسے ہوا کہ MNA کی سیٹ کے اوپر اتنی زیادہ ووٹ ریجیکشن ہوئی؟ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ اس کا 60% ریجیکٹ ہوا ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان سٹیشنز کا جو ریزلٹ ہے وہ وائڈ ہونا چاہیے ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر اگلی نشست پر اس کے اوپر میرٹس پہ اب بات ہوگی، کوئی اور بہانے بازی نہیں ہوگی. میرے جو اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ نہ صرف اس الیکشن میں جنرل الیکشن میں ہارے تھے، جو ماضی میں بائی الیکشن ہوا تھا NA 151 میں، تب بھی وہ یہ الیکشن ہارے تھے، تب بھی ان کو شکست نظر آ رہی تھی. اس نے فلڈز کا بہانہ بنا کر اس الیکشن کو 1 مہینے ملتوی کیا گیا، آگے کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہی ووٹوں کا گھوٹالا تھا، وہی جادو تھا جو ہوا. اور اس جادو کے بغیر نہ یہ منتخب ہو سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی ووٹ دینے کو تیار ہے. تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف انصاف ہوگا، لوگوں کو اپنی سیاسی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا اور لوگ اسے تسلیم کریں گے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ کیوں وہ لوگوں میں مقبول نہیں، کیوں انہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، کیوں انہیں فراڈ اور فریب کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، لوگوں کو ان کا ووٹ، اس ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو دوبارہ ہم مینٹین کر سکیں گے، لوگوں کو یہ اعتبار دے سکیں گے. کیونکہ جب استحکام ہم چاہتے ہیں تو وہ سیاسی استحکام کے بعد ہی آئے گا، وہ انصاف کے بعد ہی آئے گا، اور اسی سے آپ کا معاشی بحران ہے وہ بھی ختم